जब भी भारत की कॉलोनियल हिस्ट्री की बात होती है तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? ब्रिटिश राज, है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये कहा जाए कि एक और यूरोपियन पावर थी जिसने यहाँ अपनी एक पूरी कहानी लिखी, एक ऐसी कहानी जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खो सी जाती है, तो आज हम उसी भूली बिसरी दास्तान को सामने लाएंगे। भारत में डचों के आने, उनके साम्राज्य और फिर उनके पतन की कहानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन थे? अंग्रेजों से भी पहले वो कौन सी यूरोपियन पावर थी जिसने भारत के तटों पर अपने झंडे गाड़े, मसालों के व्यापार पर कब्जा किया और यहाँ तक कि एक पूरा साम्राज्य बनाने का सपना देखा? ये इंडियन हिस्ट्री का वो पन्ना है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, पर है बड़ा ही दिलचस्प। चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये वो दौर था जब व्यापार के लिए एक नई होड़ मची हुई थी और इसी होड़ ने डच लोगों को सीधे भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1602 से, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो साल है जिसने दुनिया के व्यापार का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल एक ऐसी ताकत ने जन्म लिया जो पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने वाली थी। हाँ, तो इसी साल 1602 में नीदरलैंड्स ने एक कंपनी बनाई, और ये कोई मामूली कंपनी नहीं थी। ये इतिहास की सबसे पावरफुल कंपनियों में से एक बनने वाली थी, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे शॉर्ट में वीओसी भी कहते हैं। उनका मकसद एकदम साफ था, एशिया के मसालों, कपड़ों और दूसरे कीमती सामानों के ट्रेड पर कब्जा करना। अब देखिए, उस वक्त पुर्तगाली और स्पेनिश लोग पहले से ही यहाँ थे, लेकिन डच वो एक नई और जबरदस्त ताकत बनकर उन्हें सीधी टक्कर देने के लिए तैयार थे। और उन्होंने अपने इरादों को हकीकत में बदलने में जरा भी देर नहीं की। सोचिए, कंपनी बनने के सिर्फ 3 साल के अंदर 1605 में उन्होंने भारत के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री डाल दी। फैक्ट्री मतलब एक तरह का ट्रेडिंग पोस्ट, और ये तो बस एक शुरुआत थी। मसूलीपट्टनम में उस पहली फैक्ट्री के साथ ही डच लोगों ने भारत में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया था। तो अब देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ में बदला और कैसे डच पावर भारत में अपने चरम पर पहुंची। मसूलीपट्टनम तो बस पहली ईंट थी। इसके बाद तो डचों ने एक एक करके भारत के सारे जरूरी कोस्टल इलाकों पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिकट को अपना हेडक्वार्टर बनाया, और देखते ही देखते सूरत, कोचिन, मालाबार कोस्ट और बंगाल, इन सभी बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स पर डच झंडा लहराने लगा। तो सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा क्या बेच रहे थे जिससे वे इतने पावरफुल हो गए? जवाब है भारत के मसाले और कपड़े। डचों ने इस ट्रेड पर लगभग अपनी मोनोपोली बना ली थी, और उन्होंने इन इंडियन प्रोडक्ट्स को यूरोप में इतना पॉपुलर कर दिया कि इनकी डिमांड बस बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन जाहिर है, भारत के इन फायदेमंद ट्रेड रूट्स पर डच अकेले नहीं थे। यहाँ दूसरी यूरोपियन पावर्स भी मौजूद थीं, और इसलिए टकराव तो होना ही था। डचों का पहला और सबसे बड़ा मुकाबला हुआ पुर्तगालियों से, जो इस इलाके में उनसे भी पुराने खिलाड़ी थे। लेकिन ये एक तरफा लड़ाई साबित हुई। एक तरफ थी डचों की नई और आक्रामक ताकत, और दूसरी तरफ थे पुर्तगाली, जिनकी पावर धीरे धीरे घट रही थी। नतीजा, डचों ने एक एक करके पुर्तगालियों को उनके सारे जरूरी ठिकानों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पुर्तगालियों को तो रास्ते से हटा दिया, लेकिन अब डचों का सामना हुआ अपने सबसे बड़े दुश्मन से, अंग्रेजों से। और ये सिर्फ कोई बिजनेस राइवलरी नहीं थी, ये तो भारत पर कंट्रोल के लिए एक खुली जंग थी। दोनों के बीच कई लड़ाइयां हुईं, और इसी दुश्मनी को ये तय करना था कि आखिर भारत का भविष्य किसके हाथ में होगा। और अब हम आते हैं डच कहानी के आखिरी और सबसे अहम चैप्टर पर, कैसे अंग्रेजों के बढ़ते कदमों ने उनके पतन की कहानी लिखी। चलिए देखते हैं वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने भारत में डच साम्राज्य के अंत की घंटी बजा दी। उनके पतन की पूरी कहानी असल में इन 3 तारीखों में सिमटी हुई है। सबसे पहले 1757 बैटल ऑफ प्लासी। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत ने उन्हें बंगाल का किंग बना दिया और डच कमजोर पड़ गए। फिर ठीक 2 साल बाद 1759 में हुई बैटल ऑफ चिंसुरा। इसमें अंग्रेजों ने डचों को ऐसी हार दी जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाए। और आखिर में 1825 में हुई लंदन ट्रीटी, जिसके साथ ही भारत में डच युग ऑफिशियली खत्म हो गया। अगर किसी एक घटना को चुनना हो जो डचों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, तो वो थी 1759 की बैटल ऑफ चिंसुरा।
यही वो लड़ाई थी जहां अंग्रेजों ने डच सेना को बुरी तरह हराया और भारत पर राज करने के उनके हर सपने को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। तो लगभग 200 सालों के बाद जब डच भारत से गए तो अपने पीछे क्या छोड़ गए? उनकी विरासत सिर्फ जंग और व्यापार की कहानियों तक ही सीमित नहीं है। उनकी लेगेसी आज भी कई रूपों में जिंदा है। उन्होंने भारत में मॉडर्न ट्रेडिंग के तरीकों की नींव रखी। उन्होंने ही भारतीय कपड़ों और मसालों को यूरोप के घर घर तक पहुंचाया। और हाँ, अपने पीछे वो कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें छोड़ गए जो आज भी उनके दौर की कहानी सुनाती हैं। आज भी अगर पुलिक्कट, नागपट्टनम या बंगाल की कुछ जगहों पर जाएं तो डच आर्किटेक्चर की छाप साफ देखने को मिल जाएगी। ये इमारतें आज भी चुपचाप उस दौर की गवाही देती हैं जब भारत के तटों पर एक और यूरोपियन पावर का दबदबा था। और आखिर में एक सवाल बस सोचने के लिए, जरा सोचिए, अगर चिंसुरा की लड़ाई का नतीजा कुछ और होता तो? अगर उस दिन अंग्रेज नहीं बल्कि डच जीत जाते, तो क्या आज भारत का इतिहास, हमारा नक्शा, सब कुछ अलग नहीं